जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कम से कम ये सरकार जो रेल से लेकर के आई हुई है कि सेग्रीगेशन हॉस्टल में तो ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने आपने सुना होगा ये बात भी कही थी इसको स्टे करते समय कि सरकार इस रेगुलेशन के माध्यम से चाहती है कि हॉस्टल में भी जाति के आधार पर बंटवारा हो। मैं उस पर सबसे पहले ये बात रखना चाहूँगा और मैं आपको फिर बता दूं 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग है। हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक काम करते हैं, रोड का काम आज देख रहे हैं, कोर्ट में 19 मार्च को हम वहीं मिलेंगे आपको। और जो लोग ये समझते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते वो आप उस 19 मार्च को मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखेंगे। आप आगे आप सुनिए कि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस में 1971 में घटना हुई है जब मेरी उम्र सिर्फ 1 साल की थी। उस वक्त की घटना को मैं जिक्र करना जरूर चाहूँगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कम से कम उनको ना बांटें, आप सेग्रीगेशन ना करें। किनको? हॉस्टल्स को। हॉस्टल का सेग्रीगेशन बहुत पहले से चल रहा है। ये बात मैं आपको सरकारी रिकॉर्डों के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। 1971 में हुआ ये था कि हाथरस में एक पॉलिटिकल कॉलेज है और उस कॉलेज में एक मेस था। उस मेस में दलित, SC, ST, जनरल सभी लोग खाना खाते थे। लेकिन दलित के जो लोग जो खाना खाते थे बनाते थे वहाँ पर, उस पर जनरल वालों को आपत्ति थी। उस आपत्ति की वजह से एक संगठन वहाँ अलीगढ़ में काम करता था। उस पर अलीगढ़ के अंदर हाथरस शहर था, तहसील थी, अलीगढ़ जिला था। उसमें जब ये बात पता चली कि दलित लोगों को मेस में जाने से जनरल वाले लोग रोक रहे हैं, तो अलीगढ़ में कुछ लोग थे जो एक अम्बेडकरवादी संगठन चलाते थे। वो लोग वहाँ से अलीगढ़ से आते हैं और हाथरस से अलीगढ़ की दूरी करीब 35 किलोमीटर की दूरी आसपास है। और वहाँ प्रिंसिपल से मिलते हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है हाथरस का, उसके प्रिंसिपल से मिलते हैं और प्रिंसिपल से बताते हैं कि कम से कम मेस में ऐसा भेदभाव ना करें, सभी लोग खाना खा रहे हैं। जो लोगों की आपत्ति है वो आपत्ति गलत है, संविधान के हिसाब से सभी लोग साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो प्रिंसिपल था उसने वो बात लीक कर दी और वो बात जनरल लोगों को बता दी। उसके बाद रात को जो हुआ है हाथरस में वो इतिहास है। और उस घटना के बाद में मैं आपको बता दूं इस देश में एक पॉलिटिशियन पैदा हुआ। उस घटना के बाद में उनका नाम मैं बाद में लूँगा। अब हुआ ये था कि रात के समय जनरल के लोगों ने जो लोग वहाँ पर हॉस्टल में थे, जो SC के लोग थे और जो लोग उनके समर्थन में आए हुए थे, उनको घेरा गया और कम से कम 100 से 200 लोग थे वहाँ के। उन्होंने अटैक किया। अटैक में वहाँ पर एक लड़के की मौत हुई जो पॉलिटिकल कॉलेज में, इसका नाम राजेंद्र सिंह था। राजेंद्र सिंह के नाम पर बाद में हाथरस में राजेंद्र सिंह छात्रावास का एक डेवलपमेंट किया गया, वो उसी के नाम पर रखा गया था। बाकी कई लोग और उसमें घायल हुए। उस वक्त के बाद में उस मूवमेंट को लीड किया वहाँ पर जो आज के समय रामविलास सुमन जी एक वो MP हैं, राज्यसभा से MP हैं, सपा पार्टी से हैं। उन लोग वो उस वक्त वहीं पर थे और उस घटना के बाद में उन्होंने वो आंदोलन लीड किया दलितों के फेवर में और बाद में कार्रवाई हुई, FIR हुई, सब कुछ चलता रहा। रामविलास सुमन जी जो आप देख रहे हैं राज्यसभा में, वो आज उसी घटना की देन है। मैं बात इसीलिए बता रहा हूँ कि सेग्रीगेशन करने की कोशिश 1971 में भी हुई है, उस पर FIR हुई, केस चला, वो अलग बात रही। एक दूसरी बात और बता दूँ आपको कि 2007 में जो हमारे दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस एम्स हॉस्पिटल में भी जाति के आधार पर भेदभाव की खबरें मिली। भारत सरकार ने, उस वक्त की जो भारत सरकार थी, एक कमेटी बनाई और कमेटी में सुखदेव थोराट प्रिंसिपल जो थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट आप नेट में देख सकते हैं, अवेलेबल है। उस रिपोर्ट में जो घटना दे रखी है उस घटना में साफ लिखा हुआ एक चैप्टर, इसका नाम है सेग्रीगेशन हॉस्टल। वो रिपोर्ट ये 2007 में बताती है कि एम्स हॉस्पिटल में जाति के आधार पर स्टूडेंट्सों को अलग हॉस्टल में अलग फ्लोर पर रखा जाता है और बाकी के लोगों को अलग फ्लोर पर रखा जाता है। और उसमें ऐसा इतना ही नहीं, इतना भी वो रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसमें जब SC के लोग उसमें रात को सो जाते हैं, सोने के बाद में रात के समय बाहर से उनकी कुंडी बंद की जाती है, जाति सूचक नारे बाहर लिखे जाते हैं जिससे कि वो लोग परेशान होते रहें। तो आप उस सुखदेव थोराट की स्कीम को देखें, रिपोर्ट को देखेंगे, आपको उसमें बहुत सही तरह घटनाएं मिलेंगी। एक घटना मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं UGC रेवोल्यूशन पे आऊँगा। एक घटना ये हुई थी कि एक उत्तर प्रदेश में ही
जो स्कूल हैं, स्कूल में मिड डे मील की स्कीम की बात अभी हमारे एक साथी ने वक्ता ने यहाँ पर करी भी थी। मिड डे मील स्कीम में जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम के तहत जो रसोइया थे, जो खाना बनाया करते थे, उनमें दलित जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन जनरल के स्टूडेंटों ने, पेरेंट्स ने वहाँ खाने से मना कर दिया। औरैया, इटावा और के आसपास के 5-6 जिलों में वो आंदोलन फैला। सारे स्कूलों में जनरल के बच्चों को भेजना बंद कर दिया, स्कूल बंद हुए। एक घटना बड़े पैमाने वहाँ हुई। उस घटना में मैंने अपने साथियों को भेजा और भेज के मैं उस 2010 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से, मैंने वहाँ पर वीडियो बनवाया, पता करवाया क्या हुआ। तो उसके बाद में पूरे 5 जिलों में उत्तर प्रदेश के में, ईस्टर्न यूपी में वो बात फैली और 5 जिलों में स्कूल बंद हुए। और उनकी डिमांड ये थी कि दलित लोग रसोइया खाना ना बनाएं, और खाना बनाएंगे तो जनरल के लोग उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। बाद में मुझे इस बात का बड़ा दुख, अफसोस है कि मायावती जी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो उनका नियम था वापस लिया और उसके बाद जनरल लोगों को वहाँ रसोइया बनाया गया। तो ये जो 3 इंसिडेंट मैंने आपको बताने की मेरा उद्देश्य इतना सा था कि सेग्रीगेशन और जातिवाद स्कूलों में, कॉलेजों में कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था बहुत पहले से। देखिए, ऐसा है कि यूजीसी रेगुलेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी भी जाति धर्म के अगेंस्ट नहीं है। पहली बात तो ये है। अगर इसमें जो आपत्ति है, आपको पता होगा 2012 में रेगुलेशन बने, वो क्यों बने उसके पीछे बहुत हिस्ट्री, उस पर जाना नहीं चाहूँगा। 12 में रेगुलेशन बनते हैं, उसके बाद में पूरे देश के जो कॉलेजेज हैं यूजीसी से रिलेटेड, उसमें लागू रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं होती हैं, जिसमें कि रोहित वेमुला की घटना थी, पायल तड़वी की घटना थी, और भी इंसिडेंट और भी थी। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिविल जनरल वाले लोगों ने भी सुसाइड किया है। जनरल वाले बच्चों ने भी, स्टूडेंटों ने सुसाइड की घटना खूब हुई है। ऐसा नहीं है SC ST घटना ही हुई है, तो वो घटना भी हुई है और SC ST लोगों की ओबीसी के लिए उनकी घटना भी हुई है। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मदर ने केस फाइल किया, 2019 से लेकर के ऑडिट चल रही थी, उसी में सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देख भी रहा था कि भाई और स्ट्रिक्ट कानून लेकर के आया जाए जिससे कि ये घटनाएं रुक सके यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसी लाइट में ये रेगुलेशन दोबारा से बने, कमेटी बनी, उसके बाद में लागू किए गए। 13 जनवरी जब से लागू हुए, तब से एक वर्ग, जनरल का वर्ग, इनके बिल्कुल विरोध में था और उन्हें आंदोलन किए। देखिए, मैं एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि उनकी 3 बातें हैं जिनके बारे में वो विरोध करते हैं इस रेगुलेशन के बारे में। मैं ये जरूर बता दूँ आपको कि अगर आप रेगुलेशन के पढ़ें, 2 तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उसमें। एक डिस्क्रिमिनेशन, एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक यानी कि भेदभाव की परिभाषा है, एक जाति आधारित भेदभाव। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी, इसलिए मैं आपको बताना उचित समझता हूँ। मैं इस बात के लिए बड़ा चिंतित हूँ कि भारत सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि आखिर जो जनरल के लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, क्या वो उनका विरोध सही है, क्या बाकी ऐसा इसमें कुछ है कि अगर जनरल वाले लोगों के खिलाफ SC ST OBC के लोग अगर कास्ट बेस्ड किसी तरीके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या उसमें फॉल करता है या नहीं करता। आज तक किसी भी भारत सरकार के किसी भी ऑथराइज्ड किसी प्रवक्ता ने, भारत सरकार ने ना ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी, ना अभी तक मीडिया में है, ना बाहर है। तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है रेगुलेशन 2026। एक करता है डिस्क्रिमिनेशन, एक करता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जिस पर इनको आपत्ति है, इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि SC ST और OBC के अगेंस्ट ही हो सकता है, साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखिए, डिस्क्रिमिनेशन परिभाषा अलग है, जिसमें भेदभाव में भी जाति के आधार पर भेदभाव को उसमें लाया गया है। देखिए, 2 आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव की एक अलग परिभाषा है और साधारण डिस्क्रिमिनेशन में भी जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो वो 31E जो धारा है, तो जो रेगुलेशन का क्लॉज 31A है, E है, वो साफ कहता है कि उसमें ना तो SC ST OBC का जिक्र है जाति के आधार भेदभाव का, ना इस बात का जिक्र है इस बात के लिए कि SC के अंदर, विदिन SC के अंदर, विदिन ST के अंदर और OBC के अंदर, या जनरल वाले OBC या SC SC या SC ST वाले OBC जनरल वालों के अगेंस्ट कोई भेदभाव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। जाति के आधार पर कोई भी किसी का भेदभाव करता है वो सारा उसमें फॉल करते हैं, ऐसा मेरा उस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से मानना है। इतना ही नहीं, अगर आप उसमें देखेंगे जो उसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भी ये बात साफ लिखी हुई है कि उसमें जाति वर्ग का इस्तेमाल कर रखा है, SC ST OBC जाति का इस्तेमाल नहीं कर रखा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी हमें ये बताता है, एक सेकंड सुनिए, इस रेगुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में इसमें एक बात बड़ी समझने की है
कि एक वर्ड है जिसका व्याख्या, जिसकी इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में किसी देश में कहीं विचार नहीं हो रहा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो तो फॉल करता है। आगे वो जनरल क्लॉज है। अगर इंटरप्रिटेशन के टूल्स देखें हम तो ये मानते हैं कि वो जनरल क्लॉज है, वहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, सब के अगेंस्ट सब विक्टिम हो सकते हैं, सभी इसे करने वाले हो सकते हैं। लेकिन आगे आ रहा है पर्टिकुलरली अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट, पर्टिकुलरली बट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली मतलब इतना होता है कि जहाँ पर इन लोगों पर विशेष ध्यान देना है, बाकी और लोगों पर भी ध्यान देना है। जो जनरल वाले लोग भी मेरे इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली इस पर फॉल करते हैं, और SC ST OBC के लोग भी इनके खिलाफ अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, मुझे नहीं पता करते नहीं करते, करते अगर हैं और वो होता है तो निश्चित रूप से फॉल करेगा। ये मेरी अपनी व्याख्या है, लोग इसे कुछ भी समझें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रियम्बल में आप देखें जैसे बताया, ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ वो भी देखें, और ऑब्जेक्टिव में लोग कह रहे हैं EWS का जिक्र है, बात बिल्कुल ठीक है, EWS जिक्र है, और EWS में आपको पता होगा कि जनरल के लोग ही आते हैं। मैं उसके अलावा और आगे बढ़ रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली अगेंस्ट वर्ड है, पर्टिकुलर का मतलब ये है कि खाली इनके अगेंस्ट नहीं, बाकी और के अगेंस्ट भी है, और ये जो 5-6 ग्रुप है इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्रीड पर्सन की परिभाषा देखें तो एग्रीड पर्सन में कहीं लिखा हुआ है कि वो पर्सन कौन हो सकता है। तो आप ये समझे पर्सन और सिटीजन, हमारे संविधान में भी देखें कि एक पर्सन वर्ड का इस्तेमाल है, एक सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल है। जहाँ सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल है तो वो राइट सिर्फ नागरिकों को है, जहाँ पर्सन वर्ड का इस्तेमाल है वो राइट विदेशियों को भी है। ये बात समझने की है कि वो राइट विदेशियों को भी है, इसमें पर्सन वर्ड का इस्तेमाल है। मैं ये कह सकता हूँ अगर विदेश के लोग पढ़ने वाले इंडिया में अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में और उनके साथ रेस के आधार पर किसी का भेदभाव होता है तो वो भी सब फॉल करते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पर्सन में कहीं लिखा हुआ कि SC ST OBC के लोग ही जाति के आधार भेदभाव कर सकते हैं।